हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मौका पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखिए मैं लेकर आया हूँ DSC 9 सामान्य भाषा विज्ञान के अंतर्गत यूनिट नंबर 1 का पहला टॉपिक भाषा की परिभाषा एवं स्वरूप अर्थात उसकी प्रकृति या फिर प्रवृत्तियाँ कह लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों, भाषा की परिभाषा समझने से पहले एक बात आप समझ लें कि भाषा की जो परिभाषा हम पढ़ेंगे वो ज़रूरी नहीं कि वह ही सही हो, क्योंकि भाषा के परिभाषा के संबंध में जो विद्वान हैं उनमें भी मतभेद पाया जाता है और अभी तक इसकी सर्वसम्मत कोई परिभाषा नहीं दी गई है। लेकिन फिर भी भाषा शास्त्रियों ने संगठनात्मक दृष्टि से एक परिभाषा दी है जो कि मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो वह है कि भाषा जो है वो यादृच्छिक वाचिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। देखिए, ये परिभाषा काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा और आप अपने एग्ज़ाम में इसको लिख सकते हैं या फिर आप चाहें तो आगे भी मैं बताऊंगा वो भी लिख सकते हैं। लेकिन ये आपकी एक सर्वसम्मत परिभाषा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण और ये सर्वसम्मत परिभाषा है, इसलिए आप इसको भी लिख सकते हैं। अब देखिए, इस परिभाषा में बेसिकली 4 बातों पर मुख्य रूप से गौर किया गया है। भाषा एक पद्धति है, यानी कि भाषा को इन्होंने क्या कहा है, भाषा जो है वो एक पद्धति है, अर्थात भाषा एक सुसंबद्ध और सुव्यवस्थित योजना या फिर संगठना यानी स्ट्रक्चर है जिसमें कर्ता कर्म क्रिया जो हैं वो व्यवस्थित रूप में आती हैं। दूसरी बात कही गई है कि ये संकेत, भाषा जो है वो संकेतात्मक है, अर्थात इसमें जो ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं वो प्रतीक का काम करती हैं। वो ध्वनियाँ होती हैं वो प्रतीकात्मक होती हैं, अर्थात जो हम ध्वनि मुख से उच्चारित करते हैं उसका संबंध किसी वस्तु, किसी कार्य या फिर किसी क्रिया से कह लें होता है। क्योंकि मान लीजिए कोई भी ध्वनि है वो एक भाषा में अगर किसी विशेष वस्तु का अर्थ बताती हो तो ज़रूरी नहीं है कि वह दूसरी भाषा में भी उसी वस्तु के अर्थ को बताए। देखिए, तीसरी बात जो है वो है कि भाषा जो है वो वाचिक ध्वनि संकेत है, अर्थात भाषा वाचिक ध्वनि संकेत है। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य अपनी वागिंद्रिय यानी उच्चारण की जो इंद्रियाँ हैं उनकी सहायता से जिन संकेतों का उच्चारण करता है वे ही भाषा के अंतर्गत आएंगे। अन्य प्रकार के संकेत जैसे कि लाल पीली झंडियाँ, तार या फिर वायरलेस संकेत भाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं, जैसे कि शंखनाद, भेरीनाद या बिगुल ध्वनि। ये क्या हैं, ये जो विभिन्न अर्थों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं भाषा के अंतर्गत नहीं आएंगे। आई होप आप ये परिभाषा समझ गए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा, आप लिख सकते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका कोई टॉपिक ना छूटे। तो देखिए, कामता प्रसाद गुरु एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है व्याकरण के। तो इनके अनुसार भाषा की परिभाषा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भलीभांति प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को स्पष्टता समझ सकता है। यानी कि भाषा एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर भलीभांति प्रकट कर सकता है, यानी दूसरों को सामने अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है कह लें, और दूसरों के विचारों को स्पष्टता समझ सकता है। नेक्स्ट, द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार अगर बात करें हम, तो भाषा जो है वो मुख से उच्चारित उस परंपरागत सार्थक एवं ध्वनि संकेतों की समष्टि है। यानी भाषा जो परंपरागत रूप से हम देखिए शब्दों का उच्चारण करते हैं ना, तो यहाँ पर इसलिए परंपरागत शब्द का प्रयोग हुआ है, एवं सार्थक ध्वनि संकेतों की समष्टि है, ध्वनि संकेतों का समूह है जिसकी सहायता से मानव परस्पर विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करता है तथा जिसका वे स्वेच्छानुसार यानी खुद की इच्छा के अनुसार दैनिक जीवन में प्रयोग करता है। तो ये द्वारका प्रसाद सक्सेना ने भाषा की परिभाषा दी है, इसको भी आप याद रख लें। नेक्स्ट है आपकी डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अकॉर्डिंग, मनुष्य एवं मनुष्यता के बीच वस्तु के विषय में अपनी इच्छा और गति का आदान प्रदान करने के लिए जो ध्वनि संकेत व्यक्त होते हैं, जो उनका व्यवहार होता है उसे ही भाषा कहते हैं। यह कहें कि मनुष्य एवं मनुष्यता के बीच वस्तु के विषय में अपनी इच्छा और गति आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का व्यवहार जो है भाषा कहलाता है। देखिए, भोलानाथ तिवारी एक महत्वपूर्ण भाषाविद हैं, भाषा शास्त्री हैं, इनके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि भाषा जो है वो एक निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य ही निश्रित वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण एवं अध्ययन हो सके। यानी भाषा एक निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य निश्रित वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण हो सके और उसका अध्ययन किया जा सके।
भोलानाथ तिवारी जी ने ये परिभाषा दी है। अब देखिए भाषा की प्रवृत्तियों की बात करें, भाषा की प्रवृत्ति या भाषा का स्वरूप कह लें, अर्थात भाषा की विशेषताएं क्या हैं, इनको हम समझते हैं। सबसे पहली विशेषता आपके सामने आती है कि भाषा जो है वो समाज को एक सूत्र में बांधती है। अब इसकी थोड़ी डिटेल में मैं आपको बता दूं ताकि आप एग्ज़ाम में लिख सकें। तो देखिए भाषा समाज को एक सूत्र में बांधती है, वो कैसे? क्योंकि देखिए हम दैनिक जीवन में भाषा ही तो एक माध्यम है जिसके द्वारा हम आपस में संवाद स्थापित कर सकते हैं, संप्रेषण स्थापित कर पाते हैं। और संप्रेषण के बिना हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो जीवन है, नहीं चल सकता। इसलिए भाषा जो है वो समाज को एक सूत्र में एक साथ जोड़ने का कार्य करती है। भाषा सारे संसार को एक सूत्र में बांध सकती है। आगे देखिए अगली जो विशेषता है कि भाषा जो है वो सर्वव्यापक है। देखिए मानव के प्रत्येक कार्य में भाषा सर्वव्यापक है। वो कैसे? मानव के प्रत्येक कार्य में भाषा का रोल रहता ही है, क्योंकि बिना भाषा के कोई भी कार्य संचालित नहीं हो सकता, चाहे वह व्यक्ति या व्यक्ति और समाज या व्यक्ति और स्वयं, सभी स्थितियों में मानव का आधार भाषा ही है। क्योंकि देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं, आपस में पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं, तो इसमें भी भाषा की भूमिका आपको दिख ही रही है ना। तो भाषा क्या है? सर्वव्यापक है। भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न है। भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न है, इसका मतलब क्या है? देखिए जिस प्रकार मानव और सृष्टि का क्रम अविच्छिन्न रूप से चला आ रहा है, यानी जिसका कोई काट ना हो, जिसका कोई कटाव ना हो, जो कहीं से कटा ना हो, लगातार प्रवाहित होता हो, उसको अविच्छिन्न कहते हैं। तो इसी प्रकार भाषा का प्रवाह भी अविच्छिन्न रूप से मानव के साथ साथ चल रहा है। देखिए तांडव महाब्राह्मण एक ग्रंथ है। तांडव महाब्राह्मण में भाषा की उपमा जो है वो नदी की धारा से की गई है। जिस प्रकार नदी की धारा लगातार बहती रहती है, उसमें कहीं रुकावट या विच्छेद नहीं आता, उसी प्रकार भाषा भी नित्य नूतन सरस होती हुई प्रवाहित होती है। ध्यान रख लें। अगली जो विशेषता आती है आपके सामने, भाषा परंपरागत वस्तु है। यानी भाषा क्या है? वो परंपरागत वस्तु है। भाषा के स्वरूप पर विचार करने से हमें देखिए अब तो ये पता लग ही गया है कि भाषा जो है वो परंपरागत वस्तु है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये परंपरा से मनुष्य को प्राप्त होती है और वंश परंपरा से आगे बढ़ती हुई चली जाती है। संस्कृत भाषा जो है वो वर्षों से चली आ रही है। इसी प्रकार भारत में हिंदी, मराठी, बंगला, गुजराती, पंजाबी और भी अनेक भाषाएं वो परंपरागत रूप से चली आ रही हैं। वह किसी एक पीढ़ी की रचना नहीं है। एक पीढ़ी ने देखिए अगर फर्स्ट पीढ़ी ने दूसरी को दी, दूसरी ने तीसरी को, इस प्रकार से भाषा का संचालन जो है वो लगातार चलता आ रहा है। भाषा सामाजिक वस्तु है। तो भाषा क्या है? सामाजिक वस्तु है। भाषा जो है दोस्तों वो सामाजिक वस्तु है। जिस प्रकार देखिए मनुष्य या फिर जो मानव है वो समाज से वेशभूषा, उठना बैठना, खाना पीना आदि की प्रारंभिक शिक्षा लेता है, उसी प्रकार समाज से ही भाषा भी सीखता है। यानी भाषा जो है वो हम समाज से सीखते हैं। भाषा क्या करते हैं? समाज से सीखते हैं। हमारे जो साथ के साथी हैं उनसे प्रतिदिन हम कुछ नए शब्द सुनते हैं, फिर हम उनके सामने कुछ अगर शब्द बोलें तो वो हमारे शब्द ग्रहण करेंगे, हम उनके शब्द। इस प्रकार से हमारा शब्द भंडार जो है, शब्दकोश है, उसकी जो निधि है वो बढ़ती रहती है। मातृभाषा देखिए मनुष्य की जो मातृभाषा है वो क्या बोलते हैं, वो बचपन से खुद ही प्राप्त होती है। लेकिन अलग भाषा अगर हम सीखना चाहें तो उसके लिए हमें प्रयत्न भी करना पड़ता है। इसी के लिए अगली विशेषता पढ़ेंगे हम। भाषा जो है वो अर्जित संपत्ति है। यानी भाषा क्या है? भाषा अर्जित संपत्ति है। वही भाषा जो है वो मानव शरीर के साथ नहीं आती। जब हम पैदा होते हैं, जब हम जन्म लेते हैं, तब भाषा नहीं मिलती। भाषा को हम समाज से, अपने आसपास के वातावरण से, अपने साथ वाले साथियों से और अपने सहयोगियों से सीखते हैं। अपनी अपनी योग्यता और प्रतिभा के अनुसार मनुष्य बाल्यकाल में ही भाषा को अर्जित करता है। बच्चा एक एक शब्द सैकड़ों बार बोलता है, तब समझ पाता है, तब वह शब्द उसकी पूंजी बन पाता है। तो भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है। भाषा अनुकरण और व्यवहार से अर्जित की जाती है। वही भाषा सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देने से हमें पता लगता है कि जो शिशु है वो समाज से भाषा सीखता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बचपन में वह माता पिता या फिर अपने जो परिजन हैं उनके
उच्चारित शब्दों का अनुकरण करता है, अनुकरण करने के बाद वह अर्जित कर पाता है उन शब्दों को। इस प्रकार भाषा जो है वो अनुकरण और व्यवहार से अर्जित की जाती है, ये इसकी अगली विशेषता है। भाषा जो है वो परिवर्तनशील है। देखिए, भाषा के विषय में उल्लेख किया गया है कि भाषा जो है वो अनुकरण से सीखी जाती है, जैसे कि मैंने बताया, और जो अनुकरण है वह भाषा का मौखिक रूप है। यानी लिखित भाषा जो है वो मौखिक भाषा पर आश्रित रहती है। इस मौखिक प्रक्रिया और भाषा जो है वो परिवर्तनशील है। देखिए, इसका मतलब मैं सिंपल सा बता दूं तो भाषा जो है वो समय के साथ बदलती रहती है, समय के साथ और भौगोलिक सीमा के अनुसार, ऐतिहासिक सीमा के अनुसार जो है वो इतिहास के अकॉर्डिंग भौगोलिक सीमा के अनुसार जो है परिवर्तित होती रहती है। जैसे कि आप देखें, सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई, वैदिक संस्कृत के बाद आपकी संस्कृत, संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर आधुनिक हिंदी जो है, हमको ये परिवर्तन दिखाई देने को मिलता है। तो भाषा क्या है? देखिए भाई, भाषा में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए, अर्थात इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, तो इस प्रकार से भाषा कह सकते हैं कि परिवर्तनशील है। भाषा की भौगोलिक सीमा एवं ऐतिहासिक सीमा भी होती है। तो भाषा की भौगोलिक सीमा एवं ऐतिहासिक सीमा होती है। यानी आपने एक कहावत सुनी होगी कि 4 कोस पर पानी बदले और 8 कोस पर वाणी। इसका मतलब ये है कि 4 कोस पर यहाँ पर भारत में पानी बदल जाता है और 8 कोस पर वाणी यानी भाषा बदल जाती है। आपने देखा होगा कि आपके गांव की कुछ और भाषा है और लेकिन आपसे अगर 40-50 किलोमीटर दूर कोई और गांव हो तो थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत अंतर जो है इसको हम नगण्य मान लेते हैं। लेकिन फिर भी जैसे अब हिंदी है, उसके अंतर्गत ब्रज है, अवधी है, भोजपुरी है, परंतु बांग्ला, मराठी, गुजराती जो है वो हिंदी से अलग मानते हैं, ऐसा माना जाता है। सबकी अपनी अपनी भौगोलिक सीमा है। देखिए, ब्रज का क्षेत्र जो है वो मथुरा, अलीगढ़, एटा, ये ब्रज का क्षेत्र है। तो इस प्रकार भाषा की क्या है, अपनी एक भौगोलिक सीमा है। भाषा की ऐतिहासिक सीमा भी होती है। देखिए, जिस प्रकार भौगोलिक सीमा होती है उसी प्रकार ऐतिहासिक सीमा भी है। कहने का मतलब ये है कि ऐतिहासिक रूप से अगर देखें तो संस्कृत थी पहले कभी, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आए, फिर आर्य भाषाओं आदि का समय आया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाषा की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक सीमा होती है। भाषा का कोई स्थायी रूप नहीं है। देखिए, भाषा का कोई भी स्थायी रूप नहीं है। मानव में शैशव, यौवन और वृद्धत्व आते हैं। मानव में 3 अवस्थाएं आती हैं, शैशव काल, यौवन काल और वृद्धत्व। ये 3 अवस्थाएं मान लें आप। प्रतिक्षण परिवर्तन होता है। इसी प्रकार भाषा के जीवन क्रम में भी परिवर्तन होता रहता है। इसी प्रकार भाषा भी एक जीवन बिताकर नया स्वरूप धारण कर लेती है। भाषा के जीवन में भी शैशव, यौवन और वृद्धत्व आते हैं। आप ये बात ध्यान रखेंगे। भाषा भी क्या होती है, शैशव अवस्था में होती है, यौवन अवस्था और फिर वृद्धत्व यानी बूढ़ी होती चली जाती है, जब उसका अस्तित्व जो है धीरे धीरे नष्ट होने लगता है और कोई दूसरी भाषा उसका स्थान ग्रहण कर लेती है, तो कहते हैं कि वृद्धत्व की अवस्था प्राप्त कर लेती है। संस्कृत से हिंदी आने में देखिए पता नहीं कितने वर्ष लगे, कितना समय लगा। तो भाषा का कोई स्थायी रूप नहीं है, ये परिवर्तित होती रहती है। इसकी बात हम चर्चा कर ही चुके हैं पहले। और भी अगर एक आध विशेषता हम बताना चाहें तो सबसे पहली विशेषता तो आप लिख सकते हैं कि भाषा वही संप्रेषण का माध्यम है। ये भी कह ही सकते हैं ना, हाँ, तो ये भी लिख सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर आप अगली टॉपिक की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार कमेंट में यस ज़रूर लिख दें। मिलते हैं आपसे एक अगले महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।